हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ज्ञान विज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यह वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और इस घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज का इस वीडियो यदि को आप शुरू लोग करते विकर्ण हैं। भाग 1 का वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दिया हूं, जिसको छूकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, जहां से भी आप देख सकते हैं। तभी आपको यह जैव विविधता एवं वर्गीकरण भाग 2 का वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण के अंतर्गत पदानुक्रम व्यवस्था, द्विनाम नामकरण पद्धति और त्रिनाम नामकरण पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न जीवों के वर्गीकरण के समय कैरोलस लिनियस ने पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था। पदानुक्रम शब्द से तात्पर्य होता है विभिन्न प्रकार के जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत, कैसे एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत, एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पदानुक्रम व्यवस्था कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने जो है संपूर्ण जगत को दो जगत के अंतर्गत विभाजित किया था। पहला था पादप जगत, दूसरा था जंतु जगत। यही दो जगत के अंतर्गत हम सभी जीवों को क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पर पदानुक्रम व्यवस्था को समझने के लिए मैंने दो जीवों का उदाहरण लिया है। पहला है मनुष्य का वर्गीकरण, दूसरा है गौरैया का वर्गीकरण। इनके वर्गीकरण के माध्यम से हम पदानुक्रम व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य या फिर गौरैया को सबसे पहले उनके लक्षणों के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला में, किसमें, एक निश्चित श्रृंखला में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले इन जीवों को जगत के अंतर्गत रखते हैं, फिर संघ के अंतर्गत रखते हैं, फिर वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, फिर गण के अंतर्गत रखते हैं, फिर कुल के अंतर्गत रखते हैं, फिर वंश के अंतर्गत रखते हैं, फिर जाति के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार से गौरैया को भी एक निश्चित इसी क्रम में उसको व्यवस्थित करते जाते हैं, और इस प्रकार से उनको अलग अलग समूहों में इन जीवों के लक्षणों के आधार पर इन अलग अलग समूहों में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते जाते हैं। जैसे मनुष्य में जो होता है पृष्ठीय तंत्रिका, रज्जु, गिल छिद्र और अंतर्ग्रहण पोषण विधि, अर्थात मनुष्य के शरीर के पीछे से होते हुए हमारा क्या गुजरता है, नलिकाकार तंत्रिका तंतु गुजरता है, और हमारे जो भ्रूणी अवस्था में होता है गिल छिद्र पाए जाते हैं, और हमारे भोजन ग्रहण करने की विधि कौन सी विधि होती है, अंतर्ग्रहण पोषण विधि, अर्थात हम भोजन को निगल कर खाते हैं। इसलिए जो है ऐसे लक्षण वाले जीवों को हम कौन से जगत के अंतर्गत रखते हैं, जंतु जगत के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार उसके बाद जो है मनुष्य में कशेरुक दंड उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होता है, कशेरुक दंड या फिर रीढ़ की हड्डी जो हमारे शरीर के पीछे से होते हुए गुजरती है। और मनुष्य में जो होता है जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। जोड़ीदार, एक जोड़ी हमारे हाथ हो गए, एक जोड़ी हमारे पैर हो गए, अर्थात ये जो उपांग हैं दो जोड़ी पाए जाते हैं हमारे में, अर्थात जोड़ियों में होती है। अर्थात इन लक्षणों के होने के कारण, किन लक्षणों के होने के कारण, रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड के होने के कारण और जोड़ीदार उपांग होने के कारण हम इसको कौन से संघ के अंतर्गत रखते हैं, कार्डेटा संघ के अंतर्गत रखते हैं। किसको, मनुष्य को। क्यों, इन लक्षणों के होने के कारण। उसके बाद है मनुष्य के शरीर पर जो होते हैं बाल पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में बाल पाए जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स से उगे हुए होते हैं बाल। और जो होते हैं, जो मादा स्तनधारी होते हैं, जो मादाएं होते हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं, दुग्ध ग्रंथि पाए जाते हैं। और जो ये होते हैं अपने बच्चों का पालन पोषण जो है दूध पिलाकर करती हैं, और ये सीधे जो है अंडे नहीं देते हैं, बच्चे को ही पैदा करती हैं। और जो होते हैं इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होता है, बाह्य कान उपस्थित होता है। इन लक्षणों के होने के कारण जो है मनुष्य को कौन से वर्ग के अंतर्गत रखते हैं, मैमेलिया या फिर स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद जो है मनुष्य के में जो अंगूठे की स्थिति होती है, मनुष्य के हाथों की जो
अंगूठे की स्थिति होती है वो उंगलियों के विपरीत दिशा में होती है। देखो उंगलियों इस दिशा में उंगलियां जाती हैं और अंगूठे की स्थिति सीधी इस दिशा में होती है, इसलिए अंगूठे की स्थिति जो होती है विपरीत दिशा में होती है। और इनके जो पादों में होती है या पैरों या हाथों में 5-5 उंगलियां होती है, 1 2 3 4 5, 5-5 उंगलियां होती है। इसीलिए इसको जो है कौन से गण में रखते हैं, हम कौन से गण में रखते हैं, प्राइमेट गण के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात इन गुणों के होने के कारण मनुष्य को प्राइमेट गण के अंतर्गत हम रखते हैं। उसके बाद होता है मनुष्य को होमोनिडी कुल के अंतर्गत रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। अर्थात मनुष्य को होमोनिडी फैमिली में रखने का मुख्य लक्षण क्या है, द्विपाद चालन। अर्थात मनुष्य जो होता है 2 पैरों के माध्यम से चलता है, इसलिए उसको हम कुल होमोनिडी के अंतर्गत रखते हैं। और जो है मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों में सबसे अधिक विकसित मस्तिष्क होता है। इसीलिए मनुष्य का विकसित मस्तिष्क होने के कारण उसे कौन से वंश के अंतर्गत रखते हैं, हम होमो वंश के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात होमो वंश में रखने का मुख्य लक्षण है मस्तिष्क का अत्यधिक विकसित होना। उसके बाद जो मनुष्य का जाति होता है वो कौन सा होता है, सेपियंस होता है। अर्थात मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस होता है। अर्थात जो है मनुष्य को वर्गीकृत सब करते समय सबसे पहले कौन से समूह में रखते हैं, जगत के अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत रखते हैं, जगत या किंगडम के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात यही जगत या किंगडम को हम वर्गीकरण का सबसे बड़ी इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई। और मनुष्य को वर्गीकृत करते समय उसको कौन से अंतिम समूह में रखते हैं, हम उसे जाति या स्पीसीज नामक अंतिम समूह में रखते हैं। इसलिए जो है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई हम किसको कहते हैं, जाति या स्पीसीज को कहते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं गौरैया का वर्गीकरण में भी, गौरैया का वर्गीकरण भी एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति के अंतर्गत एक निश्चित श्रृंखला में ही किया जाता है। हम इसको आगे या पीछे हम नहीं लिख सकते हैं। यह जो एक श्रृंखला है ये हमेशा निश्चित होता है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम किसी जीव को वर्गीकृत करते हैं और उनको इस श्रृंखला में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते जाते हैं। अर्थात गौरैया में क्या क्या लक्षण होते हैं जिसके आधार पर उसको कौन कौन से समूह में रखते हैं, देखते हैं। गौरैया में भी जो होता है उसमें भी नलिकाकार तंत्रिका रज्जु अर्थात पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु उसके शरीर के पीछे से होते हुए गुजरता है और उसके जो भ्रूणी अवस्था में है गिल छिद्र पाए जाते हैं। इसलिए उसको भी जंतु जगत के अंतर्गत रखते हैं। और कार्डेटा समूह में रखने का मुख्य लक्षण गौरैया में जो है उसमें भी जो होता है कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है और उसमें भी जोड़ीदार उपांग अर्थात एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। इसलिए उसको कौन से संघ में रखते हैं, कार्डेटा संघ में रखते हैं। यह जो है मनुष्य के वर्गीकरण के समान ही होता है। किसके वर्गीकरण के समान, मनुष्य के वर्गीकरण के समान ही होता है। इसलिए मनुष्य और गौरैया को एक ही जगत में रखते हैं और एक ही पाइलम में रखते हैं, कार्डेटा पाइलम में रखते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं वर्ग या क्लास, कौन से क्लास में रखते हैं और क्यों रखते हैं। पक्षी को जो है पक्षी या एव्स जो है क्लास में रखते हैं। इसमें रखने का मुख्य लक्षण है जो गौरैया या जो पक्षी होते हैं इनके शरीर जो होता है किससे ढके होते हैं, परों से ढके होते हैं। पर मिलकर क्या बनाते हैं, पंख का निर्माण करते हैं। अर्थात जो पक्षी होते हैं इनमें पंख पाए जाते हैं। पर और बाल में आप अंतर समझ गए होंगे। बाल जो होता है एक डंडे के समान होता है और जो पर होते हैं ये मुर्गी के पर देखे ही होंगे आपने, इस प्रकार से होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार से इसमें बाल लगे होते हैं। ये होता है हमारा बाल या रोए और ये होता है क्या, हमारा पर। इन्हीं परों के मिलने से पक्षियों में किसका निर्माण होता है, पंख का निर्माण होता है। अर्थात इन्हीं परों के माध्यम से जो है पक्षियों का पूरा शरीर ढका हुआ होता है। इसलिए उनको हम
पक्षी वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। किसको? गौरैया को। उसके बाद जो है गौरैया के पैरों में 3 उंगलियां होती है। 3 उंगलियां जो होते हैं सामने की ओर होते हैं और 1 उंगली जो होता है उसके शरीर के उसके 3 उंगली से विपरीत दिशा में होता है, अर्थात पीछे की ओर होता है। और इसका जो पैर होता है किसी भी स्थान पर बैठने के लिए उपयुक्त होता है, इसीलिए उसको जो है कौन से गण के अंतर्गत रखते हैं? पैसेरी आर्मीज नामक गण के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार से जो है गौरैया को कुल पैसरीडी के अंतर्गत रखते हैं। और जो है गौरैया में जो शरीर का रंग होता है, गौरैया के शरीर का रंग कैसे होता है? धूसर भूरे रंग का होता है, इसलिए उसको पैसर वंश के अंतर्गत रखते हैं। कौन से वंश के अंतर्गत रखते हैं? पैसर वंश के अंतर्गत रखते हैं। और जो गौरैया होते हैं ये घरों में या फिर घरों के आसपास घोंसला बनाकर रहते हैं। घरों के आसपास रहने के कारण उनको कौन से जाति के अंतर्गत रखते हैं? हम डोमेस्टिकस जाति के अंतर्गत रखते हैं। डोमेस्टिकस मतलब घरेलू जीव, अर्थात ये घरों के आसपास रहने वाले जीव होते हैं। कौन? गौरैया। अर्थात इसका जो गौरैया का वैज्ञानिक नाम होता है कौन सा? पैसर डोमेस्टिकस। इसके पश्चात देखते हैं हम द्विनाम नामकरण पद्धति। द्विनाम नामकरण पद्धति का आविष्कार जो है कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने किया है। और इन्होंने जो है बहुत सारे जीवों को वर्गीकृत करते समय उनका जो वैज्ञानिक नाम है वो अब उनके द्वारा लिखित पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में किया है। सबसे पहले देखते हैं नामकरण वास्तव में होता क्या है। जीवों को खोजकर उन्हें एक निश्चित स्थान देकर उन्हें एक निश्चित नाम देना ही क्या कहलाता है? नामकरण कहलाता है। मेरे कहने का अर्थ है सबसे पहले हम किसी जीव को खोजते हैं, खोजने के बाद उसे हम उनके लक्षणों के आधार पर कि एक निश्चित किसमें समूह में क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं, अर्थात एक निश्चित स्थान देते हैं। एक निश्चित स्थान देने के बाद उस जीव का एक नाम, निश्चित नाम का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। यही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नामकरण की प्रक्रिया कहते हैं। जो एक ही जीव को जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि आलू को जो है मराठा में बटाटा कहते हैं, हिंदी में आलू कहते हैं और अंग्रेजी में आलू को क्या कहते हैं? पोटैटो कहते हैं। उसी प्रकार से हम गौरैया को देखते हैं, हिंदी में जो है गौरैया को गौरैया ही कहते हैं। और जो होता है आंध्र प्रदेश में जो है गौरैया को पिच्चुका के नाम से जानते हैं। और जो है इंग्लैंड में गौरैया को हाउस स्पैरो के नाम से जानते हैं। जो है अलग अलग स्थानों की भाषा बोली के आधार पर एक ही जीव को अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसके कारण एक ही व्यक्ति को उन जीवों को पहचानने या जानने में क्या होती है? असुविधा होती है, कठिनाई होती है। इसी असुविधा या समस्या को दूर करने के लिए जो है कैरोलस लिनियस ने किसी एक जीव का पूरे दुनिया में एक ही नाम से जानने के लिए उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने एक नाम दिया। और इसी नाम को उन्होंने क्या कहा? जीव वैज्ञानिक नाम कहा। अर्थात जो है कैरोलस लिनियस ने जो है जीवों का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से मिलकर बनाया। पहला नाम जो है जीवों का वंश को बता रहा था और दूसरा नाम जो है वो उस जीव के जाति को बतला रहा था। अर्थात हम देखते हैं द्विनाम नामकरण पद्धति की परिभाषा होता क्या है। जीवों के नामकरण के लिए वैज्ञानिकों ने जिस पद्धति का आविष्कार किया उसे ही हम नामकरण की पद्धति या द्विनामकरण पद्धति कहते हैं। अर्थात एक सरल भाषा में समझते हैं, द्विनाम नामकरण पद्धति वह पद्धति है जिसके अंतर्गत जीवों के नाम 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जीवों के नाम कितने शब्दों से बने होते हैं? 2 शब्दों से बने होते हैं। पहला शब्द जो होता है उस जीव के वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द जो होता है या दूसरा नाम जो होता है वह उस जीव के किसको दर्शाता है? जाति को दर्शाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राना। राना क्या होता है? टिग्रिना। उसी प्रकार से गौरैया का देखते हैं, पैसर
डोमेस्टिकस। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राना टिग्रिना। और गौरैया का क्या होता है? पेसर डोमेस्टिकस। किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले तो यह ध्यान देना है कि जीवों का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द हमेशा क्या होता है? वंश होता है, और दूसरा शब्द जो होता है क्या होता है? जाति होता है। हम पहले जाति को लिख देंगे तो और बाद में वंश को लिख देंगे तो वो उसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अर्थात किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम द्विनाम नामकरण पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले वंश आता है, फिर उसके जाति आता है। अर्थात जैसे मैंने लिख दिया राना टिग्रिना, जो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। अर्थात राना क्या होगा? मेंढक का वंश नाम होता है, और जो टिग्रिना जो होता है वो मेंढक का क्या होता है? जाति के नाम को दर्शा रहा है या दर्शाता है। और वैज्ञानिक नाम लिखते समय हमेशा वंश के पहले अक्षर को कैसे लिखते हैं? बड़े अक्षर में लिखते हैं। उसके बाद अन्य अक्षर को कैसे अक्षरों में लिखते हैं? छोटे अक्षरों में लिखते जाते हैं। और उसी जीव के दूसरे नाम अर्थात जाति नाम को हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। छोटे अक्षरों में लिखा जाता है कौन से नाम को? जाति नाम को। लेकिन वंश नाम के पहले अक्षर को कैसे लिखते हैं? बड़े अक्षर में अर्थात कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। उसके बाद वंश के बाकी अक्षरों को भी छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। और वैज्ञानिक नाम को हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। तिरछे अक्षरों में अर्थात इटैलिक भाषा शब्दों में लिखना होता है। कौन से? इटैलिक। तिरछे अक्षरों में लिखने को हम क्या कहते हैं? इटैलिक्स शब्दों में लिखना होता है। यदि हम इनके वैज्ञानिक नाम को सीधा लिखना चाहें, जैसे मैं लिख रहा हूं सीधा राना टिग्रिना, टिग्रिना। यदि हमें किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को सीधे अक्षरों में लिखना होता है तो उनके वंश और जाति नाम को बड़े अक्षरों में अर्थात कैपिटल अक्षरों में लिखते हैं, और वंश और जाति नाम के नीचे क्या खींचते हैं? एक रेखा खींच देते हैं। अर्थात जीवों के नाम हम दो विधियों के द्वारा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो है कुछ एक ही जाति के जीव अलग अलग टापुओं या फिर स्थानों में रहने के कारण एक दूसरे से कुछ भिन्न दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण कैरोलस लिनियस ने त्रिनाम नामकरण पद्धति का आविष्कार किया। त्रिनाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी जीव का नाम कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे कौवा जो होता है भारत में, बर्मा में और श्रीलंका में पाया जाता है, और तीनों जगह के कौवा जो हैं एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन वो अलग अलग स्थानों पर होने के कारण एक दूसरे से वो अलग दिखाई देते हैं। जैसे भारतीय कौवा हो गया, फिर बर्मी कौवा हो गया, फिर लंकाई कौवा। जो कौवा का वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? कॉर्वस स्प्लेंडेंस। क्या होता है? कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ये कॉर्वस जो है इसके वंश नाम को दर्शा रहा है, और स्प्लेंडेंस जो है उसके कौवा के जाति नाम को दर्शाता है। यदि एक ही जाति के जीव होते हुए भी अलग अलग स्थानों में होने के कारण एक दूसरे से कुछ भिन्न दिखाई देते हैं तो उनके लिए एक अन्य नाम जोड़ दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उपजाति। क्या कहते हैं? उपजाति नाम इस जाति नाम के पीछे में जोड़ दिया जाता है। अर्थात इन जीवों का नाम कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? 3 शब्दों से। पहला जो नाम का पहला शब्द होता है वंश होता है, दूसरा शब्द जाति, और तीसरा शब्द क्या होता है? उपजाति होता है। अर्थात भारत में रहने वाले कौवा को कॉर्वस स्प्लेंडेंस कहते हैं। अर्थात वंश का
पहला अक्षर कैपिटल होगा और बाकी अक्षर कैसे होंगे, छोटे होंगे। उसके बाद जाति के सभी अक्षर छोटे होंगे और जो उपजाति के भी सभी अक्षर कैसे होंगे, छोटे होंगे। अगर हम छोटे लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिखना होता है, हमको तिरछा लिखना होता है, इटैलिक शब्दों में लिखना होता है। अगर हम इन वैज्ञानिक नाम को सीधा लिखना चाहें तो उसको कैपिटल अक्षर में लिखना पड़ेगा और उसके नीचे हमको एक रेखा खींचना होता है। अर्थात भारतीय कौवा को हम कोरवस स्प्लेंडेंस, ये स्प्लेंडेंस उपजाति हो गया। उसी प्रकार से बर्मी कौवा को कोरवस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस कहते हैं। ये इंसोलेंस क्या हो गया, बर्मी कौवा की उपजाति हो गया। उसी प्रकार से हो गया लंकाई कौवा, कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेलस। और ये प्रोटीगेलस क्या है, ये उपजाति को दर्शाता है। जितने भी 9वीं के स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए मेरे ओर से गृह कार्य है। मैं कुछ प्रश्न दिया हूं, जैसे पहला है द्विनाम नामकरण पद्धति का आविष्कार किसने किया था। दूसरा प्रश्न है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई खालिस्तान है। तीसरा प्रश्न है कैरोलस लिनियस को खालिस्तान के पिता के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम खालिस्तान है। पांचवा प्रश्न है जीवों के वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों से बने होते हैं, उन शब्दों के नाम लिखिए। इन सभी के उत्तर आप इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।